सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, आईपीएल 2022 में कितनी नई टीमें हिस्सा लेंगी? तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 2। तो अहमदाबाद और लखनऊ ये दो नई टीमें हैं जो 2022 के आईपीएल का हिस्सा होंगी। यानी कि आप कह सकते हो टोटल 10 टीमें हिस्सा लेंगी 2022 के आईपीएल में। तो आरपी संजीव गोयनका ग्रुप लखनऊ टीम के मालिक हैं, जबकि सीवीसी कैप्टन पार्टनर्स अहमदाबाद टीम के मालिक हैं। आपको पता है आईपीएल का पहला जो सीजन हुआ था 2008 में खेला गया था। अभी तक इसके 14 सीजन हो चुके हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था 14वां सीजन हुआ था, जिसके फाइनल कहाँ पे हुए थे? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे। और किसने जीता था ये 14वां सीजन? चेन्नई सुपर किंग ने जीता, जिसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। किसको हरा करके? कोलकाता नाइट राइडर्स को। 2-3 प्रश्न यहां से भी याद रखो आप। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? हर्षल पटेल को। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं ये। ऑरेंज कैप किसको मिली है? ऑरेंज कैप किसको मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है? तो ये ऋतुराज गायकवाड़ को मिली है। चेन्नई सुपर किंग के हैं ये। पर्पल कैप किसको मिली है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है? हर्षल पटेल को। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं ये। और उसके अलावा याद रखना महेंद्र सिंह धोनी T20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे 2022 के जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव निगम। तो CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर राजीव निगम, जिनको फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। और डॉक्टर राजीव निगम इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। उन्हें फोरामिनिफेरा अनुसंधान यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। बाकी एलेक्सी नवल्नी, ये इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए मैंने लिखा है। सखारोव पुरस्कार के लिए इनको चुना गया यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पढ़ा था हम लोगों ने, 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जीता इन्होंने। और डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी भी आपको याद होगा, रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो बने थे ये। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल में किसने डेनमार्क ओपन 2021 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन। विक्टर एक्सेलसेन ये कहाँ के हैं? ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं और अभी इन्होंने ही डेनमार्क ओपन 2021 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। किसको हराया इन्होंने? जापान के केंटो मोमोटा को हरा करके ये खिताब जीता इन्होंने। और वुमेन सिंगल में बात करेंगे तो वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है जापान की अकाने यामागुची ने। उन्होंने साउथ कोरिया की आन से योंग को हराया है। तो मेन सिंगल टाइटल जीता विक्टर एक्सेलसेन ने जो कि डेनमार्क के हैं, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता जापान की अकाने यामागुची ने। अच्छा अभी आपको याद होगा थॉमस कप के बारे में, आपको याद होगा उबेर कप के बारे में। पहले तो ये याद रखना थॉमस कप का संबंध और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको अभी इंडोनेशिया ने जीता था चाइना को हरा करके। उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको जीता था चाइना ने जापान को हरा करके। और अगर आपसे पूछा जाए सुदीरमन कप का संबंध किससे है, तो उसका संबंध भी है बैडमिंटन से। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक। तो भ्रष्टाचार को रोकने और उसके खिलाफ लड़ने के लिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? स्वतंत्र भारत, ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया, सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। अच्छा हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल है। अच्छा इसके अलावा ध्यान रखो 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? समाज में शांति लाने के लिए हथियारों और विशेष रूप से परमाणु हथियारों के उपयोग को कम करना। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा शौकत मिर्जियोयेव। आपको याद होगा शौकत मिर्जियोयेव ये अभी तक उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी फिर से उन्हें अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। बाकी
जोनास गेरस्टूर का नाम आपको याद होगा, नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने। और नजला बोदेन ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अब बात यहाँ पे उज्बेकिस्तान की है, तो ये रहा मैप में उज्बेकिस्तान। कैपिटल इसकी ताशकेंट है और इसकी करेंसी क्या है, सोम। प्रेसिडेंट फिर से चुन लिए गए हैं, शौकत मिर्जियोयेव। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया एप्लीकेशन जिसका नाम है हुटे इसको लॉन्च किया, तो आंसर होगा रजनीकांत। तो अभी हाल ही में रजनीकांत ने अपनी बेटी सौंदर्या का आवाज आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है हुटे। ये 60 सेकंड की लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग विकल्प प्रदान करता है या अपनी पसंद की 15 भारतीय और 10 विदेशी भाषाओं में रिकॉर्ड की गई आवाज को अपलोड करता है। तो ये हुटे एप्लीकेशन भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको भी लॉन्च किया रजनीकांत ने। एप्लीकेशन से आपको याद होगा हमारे जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, उन्होंने माई पार्किंग एप्लीकेशन को भी नई दिल्ली में लॉन्च किया था। असम सरकार ने फिश वाले एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। हमारे जो योग मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने वाई ब्रेक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। वाई का मतलब यहाँ पे हो गया योग। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रूफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था अभी। और ये अभी भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसका नाम है हुटे। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए हाल ही में किस राज्य को भारत का सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया, तो आंसर होगा सिक्किम को। तो अभी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में यानी कि 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सिक्किम को देश के सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है। सिक्किम को देश में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक नए गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन के रूप में पहचाना गया है। और 67 नेशनल अवार्ड्स की बात करेंगे तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला धनुष को असुरन मूवी के लिए और मनोज बाजपेयी को भोसले मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को मिला है मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए, जबकि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला रजनीकांत को। और कल हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था 94th ऑस्कर अवार्ड्स में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है, तो आंसर क्या होगा इसका, कुझांगल तमिल मूवी है ये। इसके डायरेक्टर कौन है, विनोद राज। बढ़ते आगे। फिर बताइए 24 अक्टूबर 2021 को किसने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया, तो आंसर होगा आईटीबीपी ने। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसने 24 अक्टूबर 2021 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1962 में, जब चीन ने भारत पे अटैक किया था 1962 में। एक्चुअली में चाइना ने 1962 में जो अटैक किया था उसी कारण इसकी स्थापना की गई थी। तो आप समझ गए होंगे ये किस सीमा पे भारत की रक्षा करती है, जो बाउंड्री हम चाइना के साथ साझा करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी के हाथ में है। देखो आईटीबीपी, इसके डायरेक्टर जनरल भी अभी नए बने थे, संजय अरोड़ा नाम है। और आपको याद होगा आइस हॉकी ट्रॉफी जो कि गुलमर्ग में हुई थी इस साल, जिसको जीत लिया था आईटीबीपी ने ही। बाकी देखो सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना होती है 1969 में, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, सुधीर कुमार सक्सेना। और सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 1939 में होती है और इसके डायरेक्टर जनरल है कुलदीप सिंह। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पे हमारी रक्षा करती हैं ये, इसकी स्थापना होती है 1965 में। अभी इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने थे, पंकज कुमार सिंह बने थे। अच्छा बताओ असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शिलोंग मेघालय में है और इसके डायरेक्टर जनरल प्रदीप चंद्र नायर हैं, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में अशोक लीलैंड ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत 500 से ज़्यादा वाहन सौंपे हैं, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो इसका नाम याद रखना है, प्रोजेक्ट मुमकिन है। कहाँ पे शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर में। किसने शुरू किया, अशोक लीलैंड ने। तो क्या होगा इसमें, 500 छोटे वाणिज्यिक वाहन ये जम्मू कश्मीर में भेजे गए ताकि परिवहन के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सके और युवाओं में उद्यमशीलता का विकास हो सके। और इन वाहनों को क्या नाम दिया गया, दोस्त। और इसी तरह से एक प्रोजेक्ट आपको याद होगा जो कि लद्दाख में चलाया गया था, भारत का पहला हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट एनटीपीसी ने चलाया था। और पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट ये कहाँ पे चलाया गया था, केरल में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए था ये।
अब बात जम्मू कश्मीर की है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। अभी जम्मू कश्मीर में ही ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए 7 नाम से एक पहल शुरू की गई थी। यहीं पे बुनकरों के लिए कार खंडर योजना शुरू की गई थी। प्रूफ एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च की गई थी, बता ही दिया मैंने आपको। प्रूफ का मतलब क्या होता है? फोटोग्राफर रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। और महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हौसला योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया और श्रीनगर में ही ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया गया था। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर और गुच्छी मशरूम को जीआई टैग भी मिला था। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल है। जम्मू कश्मीर में आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, दचिंगम नेशनल पार्क मिलेगा। यहीं पे मिलता है हंगुल जो कि जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। और भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील भी आपको यहीं पे मिलेगी, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो आईएनएस विक्रांत है। तो क्या नाम है? आईएनएस विक्रांत। तो ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसका निर्माण किसने किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसका दूसरा समुद्री परीक्षण किया गया। अच्छा, वैसे अभी हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये एकमात्र है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, जिसको हमने रशिया से लिया था। इसके पहले हमारे पास आईएनएस विराट हुआ करता था जो हमने ब्रिटेन से लिया था, लेकिन ये आईएनएस विक्रांत हमारा खुद का है। बाकी आईएनएस राजपूत के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये भारत का पहला विध्वंसक जहाज था, डेस्ट्रॉयर था, लेकिन अभी इसे डिकमीशन कर दिया गया। कहाँ से? विशाखापत्तनम से। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप कौन सा है? मतलब क्या नाम है उसका? तो आंसर होगा ध्रुव। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति जिसका नाम है एलियम नेगियनम ये खोजी गई है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो प्याज की एक नई प्रजाति पाई गई है उत्तराखंड में जिसका नाम क्या रखा है? एलियम नेगियनम। और इसका नाम डॉक्टर कुलदीप नेगी के सम्मान में रखा गया है। और प्याज से आपको याद आना चाहिए अभी महाराष्ट्र के सफेद प्याज को जीआई टैग भी मिला था, लेकिन यहाँ तो बात उत्तराखंड की है। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल गैरसैंण है। यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए कौन? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर भी नए बन गए जिनका नाम है गुरमीत सिंह। चीफ जस्टिस का नाम क्या है? राघवेंद्र सिंह चौहान। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। पामेटम मतलब वो स्थान जहाँ पे पाम के पेड़ उगाए जाते हैं। अभी उत्तराखंड ने ही सेल्फी विद टेम्पल अभियान भी शुरू किया था। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी ये कहाँ पे खुली? उत्तराखंड के रानीखेत में। फर्न मतलब क्या होता है? बिना फूल वाला पौधा। और अभी भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में ही किया गया था। याद रखना उत्तर भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया? उत्तराखंड के चमोली जिले में। और भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। और इस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की की मदद से बनाया गया है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये भी बना है रानीखेत में ही। और रानीखेत में आपको याद होगा उज्बेकिस्तान के साथ में हमने एक एक्सरसाइज की थी इस साल, डस्टलिक 2 नाम से। उत्तराखंड ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया था। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। उत्तराखंड ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी। उत्तराखंड ने ही वात्सल्य योजना शुरू की थी। और हरेला उत्सव ये भी मनाया जाता है उत्तराखंड में। उसके अलावा भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन स्थापित किया गया देहरादून में। अच्छा, उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड। भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहाँ पे बना है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। तो देखो इस तरह के जो भी पार्क हैं, एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं 2021 में इस तरह के जो भी पार्क आप लोगों ने पढ़े उनकी मैंने एक सेपरेट क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी है। अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप वहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, टॉपिक वाइज क्विज आएगी
जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे 2021 के सारे टॉपिक वाइज क्विज आपके सामने खुल जाएगी। जैसे ये भारत के पहले पार्क आ गए, भारत में जो भी चीज़ें पहली बार हुई है, अपॉइंटमेंट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, रैंकिंग इंडेक्सेस हो गए, डिफेंस वाली क्वेश्चंस हो गए जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह आपको मिलेंगी, जीआई टैग हो गए। तो काफ़ी सारी आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स क्विज मिल जाएगी। तो वहाँ जा कर के अच्छे से प्रैक्टिस इनकी करते रहो आप। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग बनेगी। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना समय दे सकते हो अपने रिवीजन के लिए। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। अभी हम बढ़ते हैं। फिर बताइए, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? तो आंसर होगा हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। तो भारत के पूर्व कप्तान और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है मोहम्मद अजहरुद्दीन, उन्होंने परनॉर्ड रिकॉर्ड के द्वारा डिजाइन किए गए सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा प्रमाणित इस बल्ले का अनावरण किया है, जिसकी लंबाई है 56.10 फीट, वेट इसका है 9 टन। ये चिनार की लकड़ी से बना है और ये भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देने और दुबई में T20 वर्ल्ड कप वापस लाने के लिए था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी वर्ल्ड पोलियो डे हमने कब मनाया? तो आप जानते हो 24 अक्टूबर को मनाया है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ कंटेंट को लाइक ज़रूर किया कीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गए, फैमिली रिलेटिव्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो गए, तो उनके साथ इस कंटेंट को शेयर ज़रूर किया कीजिए।